आज की इस वीडियो का हमारा विषय है एजुकेशन, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 12 बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है शिक्षा की समस्या। तो हमने शिक्षा के बारे में तो पढ़ा था कि शिक्षा क्या होता है, इसके पहले कई चैप्टर मैंने आपको बताया है। अब इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं शिक्षा की समस्या। उसमें से बता रहा हूँ जिससे कि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड कर पाए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से बने रहिए और इस चैनल में आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। और चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की सबसे पहले मैं आपको अति लघु उत्तरी बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की गई? तो आंसर में 1937 के बाद स्त्री शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा प्रसार के लिए शीघ्र नए कार्य किए गए। ठीक है, 1959 से 60 तक के दशक में स्त्री शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करने पर राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई, अर्थात प्रत्येक स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षा प्रदान की गई। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए ये परिषद की स्थापना हुई थी। और दूसरा इसमें ये बताया गया है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा मैंने आपको पहले ही बताया है कई बार। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। प्रौढ़ शिक्षा वह शिक्षा होती है कि जो व्यक्ति शिक्षा से दूर हो गया है या उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उससे शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई, तो उनके लिए ये शिक्षा उपलब्ध कराना जिससे कि वह लिखना पढ़ना सीख सकें। ठीक है, तो ये चीज़ होती है प्रौढ़ शिक्षा। दूसरा है, शिक्षा में अपव्यय से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय से तात्पर्य धन, समस्या और शक्ति के छात्रों पर खर्च करने से है, जो छात्र या तो अध्ययन छंद नहीं है, इसी कारण वह शिक्षा के स्तर को पूर्ण नहीं कर पाए और बीच में ही छोड़ दी। इसका जो प्रश्न है इसमें यह बताया गया है कि शिक्षा को धन के रूप में, मतलब जिनके पास पैसा नहीं होता था उसकी वजह से शिक्षा को छोड़ देना या ग्रहण नहीं कर पाना शिक्षा। ठीक है, तो धन का केवल अभाव हुआ करता था लोगों में, तो इस कारण जो है शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाया। तो ये उत्तर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तीसरा है, फिर से वही संबंधित आ गया है, अपव्यय के 4 प्रमुख कारणों के नाम लिखिए। पहला तो इसमें आ गया निर्धनता। ठीक है, इसमें जो शब्द है व्यय, व्यय का मतलब होता ही है धन, धन में देना। ठीक है, तो इसमें जो पहला है निर्धनता यानी गरीब, दूसरा है अच्छे या योग्य अध्यापकों की कमी, तीसरा है जीविकोपार्जन की अति आवश्यकता, चौथा है शिक्षा में योग्यता बद्धता का अभाव। ठीक है, तो ये 4 मुख्य कारण हो गए हैं। तो ये जो 4 कारण हैं मुख्यतः धन पर आश्रित हैं, यानी पैसे पर आधारित हैं। अगर पैसा अच्छा होगा तो अच्छे टीचर उपलब्ध होंगे और अच्छी शिक्षा भी उपलब्ध हो पाएगी। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस वर्ग की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल 2002 से प्रारंभ 31 मार्च 2007 पर समाप्त हुई। यह योजना विशेष कर पिछड़े वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए विशेष रूप से कार्यक्षम रही। कार्यक्षम मतलब जो जिस उद्देश्य से इसको खोला गया था उस उद्देश्य का इसमें कार्य किया जा रहा था। ठीक है, बालक बालिकाओं को शिक्षा दी जा रही थी। तो इसका परिणाम ये निकला 75% साक्षरता दर बढ़ गई, साक्षरता दर हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा के विकास पर सर्वाधिक बल किस योजना में दिया गया? उत्तर में शिक्षा के विकास पर सर्वाधिक बल 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। इस योजना को 1985 से लेकर 1990 तक चलाया गया। इस योजना में 6 से 14 वर्ष तक से बालक एवं बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करानी थी और एसटी और एससी वर्ग की लड़कियों पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था।
अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रसार में आने वाली किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन। तो क्या समस्याएं आती थी? तो पहला तो है अवरोधन एवं अव्यय। तो ये भी एक धन से संबंधित आ गया। जैसे देखिए, यह छात्रों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है, अर्थात छात्र विद्यालय में जाने से कतराता है या शिक्षा के बीच ही छोड़ देता है। तो इसका मतलब है धन से या संबंधित है ये भी, ठीक है। दूसरा है अरुचिकर शिक्षण पद्धति। जब शिक्षण पद्धति छात्रों के अनुरूप ना हो और रुचिकर ना हो तब छात्र शिक्षा से विमुख हो जाता है। मतलब कि ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाए, जो स्कूल में ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाए जो जिसमें बालक की रुचि ना हो, ठीक है, जो बालक में पढ़ना ही नहीं चाहता हो। तो ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाए जिससे कि बालक की रुचि बढ़े, उसका सर्वांगीण विकास हो सके, उसका इंटरेस्ट जागे, ठीक है। तो इस चीज़ में तो ये सब 2 इसके कारण हो गए, मतलब समस्याएं हो गई। अब जानते हैं हम लघु। तो पहला जो है प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का वर्णन करो। तो पंचवर्षीय योजना थी क्या वैसे? तो मैं आपको बता दूं, ये पंचवर्षीय जो योजना है शिक्षा ही से ही संबंधित है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राप्त हो सके और उनमें जो साक्षरता दर है वो बढ़ सके। तो आइए हम जान लेते हैं, शिक्षा के द्वारा देश का विकास संभव होता है। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और सरकार को संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हुई और उन्हें महसूस हुआ कि देश में साक्षरता दर की वृद्धि की आवश्यकता है। साक्षरता मीन्स वही होता है कि व्यक्ति को लिखना पढ़ना, अपना नाम लिखना, बस केवल इतना चीज़ आना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ना कि केवल डिग्री लेने से है, ठीक है। अगला है, मतलब इसी के आगे, इसलिए पंचवर्षीय योजना के माध्यम से शिक्षा जगत में विकास ने और साक्षरता दर को बढ़ाने का प्रयास किया। 1951 से 17 तक 12 5 वर्षीय योजना से प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा वृद्धि हो गई। इसमें तकनीकी शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि की शिक्षा में व्यापक में वृद्धि की गई, जो 1951 में साक्षरता दर 19.73 तो 2011 में बढ़कर 73% और 2024 में 80% हो गई। तो देखिए कितना कुछ इसमें बदलाव आया शिक्षा के माध्यम से। मतलब कि ये जो योजना चलाई गई थी पंचवर्षीय योजना, इसके माध्यम से कई सारे इसमें बदलाव हो गए हैं। अगला है दूसरा, प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए गए। प्राथमिक शिक्षा पर तात्पर्य 1 से 5 तक की शिक्षा से है। 1 से 5 तक की शिक्षा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद संविधान में 45वीं धारा में यह स्पष्ट किया गया कि 14 वर्ष के बालक या बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य किया गया। सरकार द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था में समस्या, कठिनाई के ही दूर करने के लिए निम्न उपाय हैं। अब जो इनमें समस्याएं थी उनको दूर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो यह था, शिक्षा प्रशासन ने सुधार किया गया। सरकार द्वारा केंद्रीय संस्थाओं की स्थापना की जाए जो जिला परिषद तथा नगर पालिकाओं को अपने क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार को संपन्न करे और सहयोग प्रदान करे। तो ये एक हो गया उदाहरण जिससे कि शिक्षा को और प्रसार किया जा सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके। तीसरा है, शिक्षा प्रसार के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करना, उसके लिए आवश्यकता की अच्छी वेतन की जाए। मतलब एक अच्छे अध्यापक को नियुक्त किया जाए, मतलब पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाए कि वो अच्छे तरीके से पढ़ा सके, वो भी अच्छा पढ़ा लिखा हो, जिससे कि छात्रों को अच्छे तरीके से पढ़ा सके। और उसका एक वेतन मीन्स होता है पेमेंट, या कह सकते हैं
जो उसे पैसे मिलते हैं पढ़ाने के, वो अच्छा दिया जाए ज़्यादा, जिससे कि और उसकी रुचि जागृत हो और वो उतनी ही लगन से छात्र को अच्छी तरीके से पढ़ाए। चौथा है पाठ्यक्रम का निर्धारण रुचिकर हो, जिससे छात्र शिक्षा की ओर अग्रसर हो जाए। तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें बालक की रुचि हो, ठीक है, ताकि वो उसमें इंटरेस्ट जागे और वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करे। पांचवा बताया शिक्षा के द्वारा विद्यालय के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों एवं अन्य अंधविश्वासों और प्रथाओं को दूर करना। तो ये सब चीज़ें हैं विद्यालय में सिखाई जाए, जिससे कि बालक जो है एक अपना और देश और राष्ट्र का सबका विकास हो सके। इसमें मैं आपको दूसरा पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है, इसमें अपना जो मिस हो गया है। तो इसमें बताया गया है कि विद्यालयों की संख्या में वृद्धि कराना ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित व निम्न जाति के बच्चों के लिए स्थानीय आवश्यकता विद्यालयों को प्रबंध कराना, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है जो पिछड़े वर्ग हैं, आदिवासी लोग हैं, जो समाज से कई दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनके लिए भी ये सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको भी शिक्षा प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में 2 परिवर्तन किए गए, उनका वर्णन करें। तो कौन कौन से परिवर्तन किए गए? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना जिससे बच्चे विद्यालय में टिके रहें। तो पहला तो है, अच्छा जी, ये पहला अपना हो गया है। दूसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तीसरा है प्राथमिक शिक्षक बाल केंद्रित होनी चाहिए। चौथा है बच्चों का मूल्यांकन वर्ष वर्ग होना चाहिए। पांचवा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय में आवश्यक सुविधा प्रदान करना। माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा की पुनः रचना की गई, जिसके अंतर्गत आते हैं। तो ये अपने जो कुछ पॉइंट हो गए हैं जो कि बताए गए हैं। अगला है पाठ्यक्रम को सांस्कृतिक विषय वस्तु द्वारा सम्मिलित बनाना। पाठ्यक्रम ऐसे विषय सम्मिलित कराना जो रुचिकर हों। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कंप्यूटर के कारकों को सम्मिलित करें। खेल और शारीरिक शिक्षा को अभियान बनाना एवं उनका मूल्यांकन करना। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें उन पॉइंटों को जोड़ा गया है जो हमने अभी के जो विद्यालय हैं उनमें देखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बताया गया है प्राथमिक शिक्षा, ये यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रही होगी। जो प्राथमिक शिक्षा है जिनको हम बोलेंगे प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल में ये जाती है प्राथमिक शिक्षा, यानी जो बेस से संबंधित होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बताए हैं जो सरकारी स्कूल भी आ जाते हैं प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद आता है माध्यमिक शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा में वो बच्चे आ जाते हैं जो 9, 8, 10 में आ जाते हैं, ठीक है। उसके पहले आ जाते हैं, मतलब 7, 8 क्लास में रहते हैं, जिसमें कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाता है। फिर उसके बाद आता है उच्च शिक्षा, जिसमें अपने कॉलेज हुआ, डिग्री हुई, जहाँ पर हम लोग शिक्षा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें डिग्रियाँ मिलती हैं 3 साल की, 4 साल की, है ना। तो ये सब रहती है, तो इसको बोला गया उच्च शिक्षा। तो इसमें पॉइंट बाई पॉइंट में लिखना है। तो पहले हमने पॉइंट में जाना था प्राथमिक शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ ये पॉइंट जाने, ठीक है। फिर माध्यमिक शिक्षा, जिसमें हमने स्कूली शिक्षा के बारे में जाना, जो बड़ी क्लास में पढ़ा जाता है, कंप्यूटर के बारे में, है ना। ऐसा पाठ्यक्रम हो जहाँ पर जो पाठ्यक्रम हो रुचिकर हो। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा, जो कॉलेज होते हैं, ठीक है, तो उनकी स्तर इसमें नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा है उच्च शिक्षा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा उच्च शिक्षा के विकास किए गए। दूसरा है उच्च शिक्षा संस्थाओं को सुधारक बनाना और उनकी सुविधाओं को विस्तार करना। तीसरा बताया कॉलेज
भी विवाहों को स्वागतम प्रदान करना। चौथा बताया उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश को निश्चित करना। ठीक है, तो ये सब अपनी ये व्यवस्थाएं हो गई हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ये 3 चीज़ों में इसको विभाजित किया है शिक्षा को: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। और इसमें देखिए एक पॉइंट आ गया है किसमें, उच्च शिक्षा में। अध्यापकों के कार्यों को मूल्यांकन करना। छठवां है मुख्य विश्वविद्यालयों की प्रणाली को प्रदान कराना। तो ये अपना हो गया। अब देखिए अगला है कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों के लिए सरकार द्वारा जो पहल की गई उसका वर्णन करें। तो अभी जो महामारी आई थी उसके द्वारा उसको बताया गया है। मई 2020 में कोविड-19 महामारी के छात्रों की सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मल्टीमेट के द्वारा अर्थात ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई गई। इस शिक्षा के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला है वननेशन यानी दीक्षा। दूसरा है प्रभात टीवी चैनल के माध्यम से एक टीवी चैनल। तीसरा है रेडियो के माध्यम से समुदाय शिक्षा दी। इसके अलावा सरकार द्वारा और कई कार्यक्रम प्रसार किए निम्न प्रकार हैं, जैसे राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा, वास्तविक कलाओं, इकोसिस्टम, आर्किटेक्चर है प्रदान करना। मतलब ये कुछ ऐसी हैं जो तकनीकी के द्वारा हो गया है, जैसे कि आजकल की जो तकनीकी चल रही है उसके द्वारा भी शिक्षा दी जा सके। तो इस चीज़ को सरकार ने क्या किया, विकास किया है। चौथा है सरकारी तथा गैर कानूनी सरकारी स्कूलों को जोड़ा। 2021 को विज्ञानजलि से जुड़ा। ठीक है, तो सब एक मिल गए हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। तो अब एक संस्था बन गई है जिसको हैंडल, जो एक शिक्षा संस्था बन गई है जो सारे स्कूलों विश्वविद्यालयों को हैंडल करेगा, जो प्राइवेट हो या सरकारी हो। ठीक है, पांचवा बताया है, प्रश्न है अपना पांचवा, कौशल विकास से आप क्या समझते हैं। तो कौशल होता क्या है। ठीक है, तो सरकार द्वारा तकनीकी और व्यवसाय को प्रदान करने के लिए और रोजगार को सृजित कराने के लिए व्यवसाय एक प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के कार्यक्रमों के संचालित किया गया, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है इंडिया में 2015 में लागू प्रारंभ कराया गया, जिसके अंतर्गत युवाओं दीर्घकाल तथा अल्पकाल कौशल विकास प्रशिक्षण किया गया, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। दूसरा बताया PM.KVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण किया गया और जिसमें से 50% को प्रदर्शित किया गया तथा 16/3/21 को रोजगार प्राप्त हुआ। मतलब ये जो संख्या है 16,321, इन लोगों को प्राप्त हुआ रोजगार, यानी नौकरियां प्राप्त हुई। तीसरा बताया जन शिक्षण संस्था योजना के अंतर्गत जिन बालकों को शिक्षा किसी कारणवश पूर्ण नहीं हुई, उन्हें तकनीकी ज्ञान के साथ लाभार बड़ा कराया गया, इसमें प्रमुख रूप में महिलाओं ST/SC को कराया गया। ठीक है, चौथा है शिल्पकार योजना के अंतर्गत ITI के व्यवसायों में से प्रशिक्षण ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। पांचवा बताया प्रधानमंत्री दक्ष या कुशल संबंधित ग्राही योजना विशेषकर अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग तथा सफाई कर्मचारियों के लिए कार्य आगमन की गई। इन्हें कौशल विकास देकर लाभ किया गया। तो ये हमने पॉइंट जान लिया। आपको थोड़ा ये बोरिंग लग रहा होगा तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो आपको इजी लगेगा।
देखिए, ये जो हमने पॉइंट जाने हैं, इसमें ये एक शिक्षा योजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो है लाभ ले सके। जैसे कि कुछ पिछड़े वर्ग हैं तो उनके लिए कई अलग योजना बनाई गई है जिससे कि वह रोजगार प्राप्त कर सकें, है ना। अब जैसे कोई शिल्पकार है योजना है जैसे ये, तो इसके अंतर्गत ITI एक डिग्री है उसको प्राप्त करना, उससे भी अपन जो है व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। और जो सफाई कर्मचारी हैं ये भी इस योजना के अंतर्गत आ जाता है, कोई प्रधानमंत्री दक्ष या कुशल संबंधित ग्राह्य योजना, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका कहना ये है, इस प्रश्न में बताया गया ये है कि जो व्यक्ति है उसको रोजगार प्राप्त हो सके और सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई हैं। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया था कौशल विकास, तो कौशल विकास यानी व्यक्ति से है कि जो व्यक्ति कौशल होगा केवल उसी को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के विषय बताइए तथा इनके प्रमुख शिक्षा के केंद्र लिखिए। उत्तर में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद दिव्यांग शिक्षा की रक्षा मंत्रा एवं सुरक्षा को ध्यान दिया गया था, राज्य के द्वारा सौंपा गया। राज्य में स्थापित समाज कल्याण परिषद दिव्यांगों शिक्षा के लिए कार्यक्रम बनाती है। 1952 में भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना की गई। 1947 के बाद दिव्यांगों शिक्षा व्यवस्था के लिए, दृष्टिहीन की शिक्षा के लिए 28, गूंगे बहरों की शिक्षा के लिए 33, काष्ठरोगियों के लिए संस्थाएं खोली गई, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो इसमें ये कुछ पॉइंट हैं जैसे कि दूसरा पॉइंट बताया है, तो पहला पॉइंट तो अपना ये हो गया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अपना पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें ये हो गया मानसिक दुर्बलता शिक्षा संस्थाएं की और सुधार गृह बनाए गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंटों के द्वारा लिखा गया है। वैसे अगर हम इन्हीं को हम लाइन बाय लाइन से लिख दें तो ये भी एक पैराग्राफ हो जाएगा, लेकिन हमने इसको पॉइंटों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है जिससे कि आपको पॉइंट अच्छे दिमाग में बैठ जाए, तो आप आगे पीछे भी कर दोगे तब भी आप इसका लिख लोगे, ठीक है। तो तीसरा बताया सुधार गृह बनाए गए, ठीक है। दृष्टिहीन के लिए ब्रेल लिपि शिक्षा दी जाती थी। अब इसमें देखिए दृष्टिहीन मतलब जो देख नहीं सकता उसके लिए, तो महसूस कराकर शिक्षा दी जाती थी। चौथा है अंध शिक्षण केंद्र देहरादून में है। जो अंधा व्यक्ति है उसकी जो शिक्षा का केंद्र है यानी संस्था है या कह सकते हैं विद्यालय है वो देहरादून में है। पांचवा बताया ब्रेल लिपि राष्ट्रीय पुस्तकालय दिल्ली, ये दिल्ली में है। छठवां है वयस्क बधिर प्रशिक्षण केंद्र, ये हैदराबाद में है। सातवां है विकलांग विकास दफ्तर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, कानपुर, अहमदाबाद, जालंधर, इन शहरों में है, ठीक है, विकलांगों के लिए। आठवां है पॉइंट बताया है अंधों बच्चों का आदर्श विद्यालय देहरादून में है। नौवां है अंधों का शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र मुंबई में है। 10वां इसके बाद ये हमारे जो केंद्र हैं शहरों में मौजूद हैं। तो ये पॉइंटों के माध्यम से हमने जाने हैं, तो आपको आसानी से ये याद रहेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।